हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्योग्राफी ब्रह्मांड के वे 20 प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आरओ के सिलेक्शन के लिए बहुत अति आवश्यक है। वे प्रश्न आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रश्न आरओ में भी आ सकते हैं या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए, जानते हैं कौन से है वे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ये ब्रह्मांड की याद रखना, ये ब्रह्मांड की। दिया किसने था? देखिए, ये किसने प्रोपाउंड किया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेत्रे। ध्यान रखना, जॉर्ज लेमेत्रे ने ये 1927 में दी थी। इसे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था एस चंद्रशेखर की। जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, अपना प्रिंसिपल दिया था ब्लैक होल का, उस टाइम पे एस चंद्रशेखर की उम्र मात्र 19 साल की थी। 19 ईयर्स के थे सिर्फ ये। और दिया कब था? ये 1931 में। याद रखना, 1931 में। इसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। ध्यान रखना, फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था, फिजिक्स में। ठीक है ना, फिजिक्स में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लाइट ईयर होता क्या है। देखिए, जब लाइट की स्पीड, मतलब जब कोई लाइट एक पृथ्वी वर्ष में पहुंचने में कितना समय लेती है, कितनी दूरी तय करती है उस समय में, वो लाइट ईयर होता है। देखिए, एक लाइट ईयर कितना होता है? एक लाइट ईयर होता है हमारा 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखना, ये लाइट ईयर होता है। ठीक है ना, इतना डिस्टेंस तय करती है लाइट एक पृथ्वी वर्ष में आने में। ठीक है ना। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, लाइट की स्पीड, सबसे पहले लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और एक पृथ्वी वर्ष कितने दिनों का होता है? एक वर्ष, 1 ईयर, कितने दिनों का होता है? 365 डेज। याद रखना, 365 डेज। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है ना, 24 घंटे। एक घंटे में कितनी मिनट? 60। एक मिनट में कितनी सेकंड? 60। इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। देखिए, 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 तो रिजल्टेंट क्या आता है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? द साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कौन थे? देखिए, पूछा जाता है ये थे कोपरनिकस कौन थे? कोपरनिकस पोलैंड के एक मैथमेटिशियन थे। कोपरनिकस पोलैंड के, पूछ लेते हैं, पोलैंड के मैथमेटिशियन थे। ये एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे ये। ठीक है ना। ठीक है। और इन्होंने कब दिया था? ये कब बताया था ऐसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कब बताया था इन्होंने ऐसा? इन्होंने ये बताया था 1514 में। ये इन्होंने 1514 में बताया था, 1514 में। याद रखना, ये कोपरनिकस थे। याद रखना, जिसने क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट इन द सोलर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह नहीं है? देखिए, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस, प्लूटो। कौन सा नहीं है इनमें से? प्लूटो नहीं है। यम, जिसे हम यम बोलते हैं, यम क्यों नहीं है? ये 2006 में इसे
सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट थे उनसे बाहर कर दिया गया है। सोलर सिस्टम के प्लैनेट से अब कौन कौन से बचे हैं? अब बचे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये बचे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब हमारे पास 8 है। 2006 से पहले तक हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे, 9, ठीक है ना। अब हमारे पास ये बचे। अब प्लूटो कोई ग्रह नहीं रहा है, इससे यम कोई अब ग्रह नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये आ जाता है कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। पहले 9 थे हमारे, अब सिर्फ 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम? सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुध सबसे गर्म ग्रह है, पहला। मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है ना, ये गलत है। वीनस है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, याद रखना। गैनीमेड शनि का उपग्रह है। गैनीमीड इज अ सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, गलत। गैनीमीड किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। गैनीमीड है जुपिटर की, मतलब गैनीमीड किसकी है? बृहस्पति की, बृहस्पति की, ठीक है ना, बृहस्पति की सैटेलाइट है, याद रखना, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट, फोबोस और डेमोस मंगल के 2 उपग्रह है। फोबोस और डेमोस मंगल के 2 उपग्रह, बिल्कुल करेक्ट। मंगल के 2 उपग्रह है, फेबोस और डेमोस, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट। यूरेनस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, नहीं, यूरेनस सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ये गलत है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा हमारा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? सोलर एक्लिप्स अकर्स ऑन फुल मून डे, न्यू मून डे। देखिए पहले मैं आपको एक बार एक्लिप्स के बारे में बता देता हूं, एक्लिप्स है क्या वास्तव में, ठीक है ना। एक्लिप्स के बारे में हल्का सा थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए ये हमारा, ये सन है, याद रखिए, ये है सन, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? मून, ठीक है ना। अब मून ऐसे रिवॉल्व करता है, इस पाथ पे मून रिवॉल्व करता है। एक बार मून यहां होगा, जब मून यहां होगा इस कंडीशन को बोलते हैं न्यू मून, न्यू मून। और जब मून यहां पे होगा इस कंडीशन को बोलते हैं फुल मून, फुल मून, ठीक है ना। जब मून यहां पे होगा, ये फुल मून में कौन सा होता है? फुल मून में होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण मतलब कि लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ध्यान रखना। और ये कौन सा है? न्यू मून। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है सोलर एक्लिप्स, ध्यान रखना। सोलर एक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण, ये होता है, यहां पे होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। तो कंडीशन कौन सी है हमारी यहां पे? न्यू मून, सोलर एक्लिप्स की, मतलब अमावस्या के दिन, ठीक है ना, अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड, देखिए द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है ना, कौन सा है? मरकरी, वीनस, मार्स, प्लूटो। इसमें कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र। देखिए वीनस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वीनस को मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ध्यान रखना। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और ये पृथ्वी के सबसे क्लोज भी है, ठीक है ना, सबसे निकटतम ग्रह भी पृथ्वी के यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? ध्यान रखना, ये रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मतलब कि मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स मिलते हैं, पार्टिकल्स मौजूद है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि लूनर एक्लिप्स कब होता है, मतलब कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? हाफ मून नहीं, फुल मून, फुल मून बताइए, फुल मून, न्यू मून नहीं, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? फुल मून, मतलब कि पूर्णिमा पे, याद रखना। देखो ये बताया था मैंने अभी,
ये क्या है हमारा सन, ठीक है, ये सन है, और ये यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है ना, और ये मून है, मून इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। ये कंडीशन कौन सी है, ये मैंने बताई थी आपको, ये कंडीशन है न्यू मून की, मतलब कि न्यू मून की मतलब अमावस्या की, ये है फुल मून की मतलब कि पूर्णिमा की, ये पूर्णिमा की है, ठीक है, और ये अमावस्या की, अमावस्या की है ये, ठीक है ना। तो कब होगा लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होगा हमारा इस टाइम पे, फुल मून पे, जब फुल मून पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्लू मून फेनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैन अकर्स वैन कब लगता है, एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती है तब होगा, एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती है, एक ही महीने में 4 पूर्णिमाएं होती है, एक ही महीने में 2 अमावस्याएं दिखाई देती है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि लूनर एक्लिप्स होता कब है, ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया कि फुल मून के टाइम होता है। तो एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती है, जब किसी एक वर्ष में 2 पूर्णिमाएं हो जाती है, किसी कोई एक ऐसा वर्ष आता है जिसके महीने में 2 पूर्णिमाएं होती है। देखिए कैसे होती है वो, हमें पता है कि जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों 29.5 डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, ठीक है, और टोटल दिन कितने हैं 365 को जब हम डिवाइड करेंगे 29.5 से तो 12.37 आएगा, ठीक है ना, 12 तो 12 महीने तो पूरे हो गए हमारे, 12 महीने पूरे हो गए। अब 37 बच जाता है, ठीक है ना, 37 बच गया। अब जब ये 37 हमारा बच गया, अब हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो 3 साल, हर 2 से 3 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा बच जाता है, हर 2 से 3 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा हमारे पास रहता है। देखिए अब हर 2 से तीसरे साल में, 2 से तीसरे साल में ऐसा होगा, ठीक है, हर 2 से तीसरे साल में ऐसा होगा कि 1 महीना ऐसा आएगा जिसमें 2 फुल मून होंगे, 2 फुल मून होंगे, ध्यान रखना 2 फुल मून होंगे। जब ऐसा कोई महीना आएगा जिसमें 2 फुल मून होंगे तो वे क्या कहलाएंगे, ब्लू मून, ध्यान रखना वे ब्लू मून कहलाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। देखिए हमारे ग्लोब, हमारा जो ग्लोब है, तो देखिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है मान लीजिए, तो ये क्या है इक्वेटर, ग्रेट सर्कल है, ग्रेट सर्कल है। ये इक्वेटर क्या होते हैं, अक्षांश, ये होते अक्षांश मतलब कि लैटिट्यूड्स, ये लेट्स होते हैं, ठीक है, और ये है क्या लॉन्गिट्यूड मतलब कि देशांतर, ये होते हैं देशांतर, ठीक है ना, देशांतर, ये ग्रेट सर्कल है। और जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं ये सभी ग्रेट सर्कल बनाते हैं, ये सभी ग्रेट सर्कल बनाते हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं सभी के सभी ग्रेट सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऐसे चलते हैं, देखो ये सभी ग्रेट सर्कल बनाते हैं, सभी के सभी ये ग्रेट सर्कल बनाते हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स ग्रेट सर्कल नहीं बनाते। देखिए ऐसे ये ग्रेट सर्कल नहीं बनाते, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें इक्वेटर ग्रेट सर्कल बनाता है, प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रेट सर्कल बनाती है, क्योंकि ये क्या है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कितना भी 60, 70, 80, 90 कुछ भी पूछ ले, कोई भी लॉन्गिट्यूड पूछ ले, वो हर एक ग्रेट सर्कल बनाएगा। अब 60 डिग्री लैटिट्यूड पूछ लिया, जो कि ये है 60 डिग्री लैटिट्यूड, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ग्रेट सर्कल नहीं बनाता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 60 डिग्री अक्षांश, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, द इक्वेटर पासिस थ्रू, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है। देखिए इक्वेटर टोटल 13 कंट्रीज से पास होती है। अब सबसे पहले हमें उन कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से पास होती है। वे कैमरून से पास होती है, केन्या से होती है, कोस्टा रिका से, वेनेजुएला से, तो ये हम देखेंगे कहाँ कहाँ से ये पास होती है। देखिए देखिए ये कहाँ कहाँ से पास होती है, इक्वेटर, ये इक्वेटर है, देखिए ये इक्वेटर पास हो रही है, ये इक्वेटर पास हो रही है। देखिए कौन कौन सी कंट्री है, इक्वाडोर, 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 इक्वाडोर से पास होती है ये, ठीक है ना। कोलंबिया से पास होती है, कोलंबिया से, कोलंबिया से पास होती है, ठीक है ना। फिर ये कहाँ से पास होती है, ब्राज़ील से,
ब्राज़ील से पास होती है, ठीक है ना। ब्राज़ील के बाद कहाँ जाती है ये, कॉन्गो, गैबन पे आती है, गैबन, ठीक है ना। कॉन्गो, कॉन्गो से पास होती है, ठीक है। फिर कॉन्गो के देखिए, गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये युगांडा, युगांडा, युगांडा से पास होती है, ठीक है। केन्या से पास होती है, देखिए केन्या। सोमालिया से पास होती है, सोमालिया, ठीक है ना। देखिए केन्या, सोमालिया, युगांडा। फिर यहाँ पे मालदीव से पास होती है, मालदीव से भी जाती है ये, मालदीव से, यहाँ पे मालदीव से भी जाती है, ठीक है ना, मालदीव से भी जाती है ये। फिर यहाँ पे इंडोनेशिया से जाती है, इंडोनेशिया से भी जाती है ये, ठीक है ना, इंडोनेशिया से भी जाती है। किरिबाती से भी जाती है ये, यहाँ पे किरिबाती है, देखिए किरिबाती से भी जाती है, किरिबाती, ठीक है ना, किरिबाती से भी जाती है। एक कंट्री और है जिससे ये यहाँ पे पास होती है, यहाँ से पास होती है, साओ, देखिए इसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप, साओ टोम एंड प्रिंसिप, यहां से भी ये पास होती है, ठीक है। तो इस तरह ये टोटल कितनी कंट्रीज से पास होती है, इस तरह टोटल हो जाती है हमारी टोटल 13 कंट्रीज से, 13 कंट्रीज से पास होती है। तो यहाँ पे उनमें से कौन सी कंट्री है, यहाँ से उनमें से है केन्या, याद रखना केन्या, केन्या से पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन, एस्ट्रॉयड बेल्ट, देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है ना। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, ये मार्स है और ये जुपिटर है, मतलब कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना, इनके बीच में ये है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, मार्स एंड जुपिटर, ये वाला मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। इस तरह इसकी सीक्वेंस है पूरे सौर मंडल के हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, सबसे बड़ी प्राकृतिक उपग्रह को किस प्लेनेट के पास है, सबसे बड़ा। देखिए निम्नलिखित किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा सबसे बड़ा है, किसका, किसका है, सैटर्न का, शनि का, नहीं है। जुपिटर कौन सा है, गैनीमीड, ध्यान देना, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है ये, गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा। इसके पास तो दो ही है, फोबोस और डेमोस, के पास तो अपने दो है, ठीक है ना। शुक्र, वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा गैनीमीड किसका है, जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए अगर क्वेश्चन ये आता है तो इसमें लड़के कितनी बार, स्टूडेंट्स कितनी बार इसमें गलती कर आते हैं। देखिए कभी कभी मरकरी लगेगा, कभी कभी वीनस लगेगा, लेकिन वीनस ही सबसे निकटतम ग्रह है, याद रखना, वीनस ही एक सबसे निकटतम ग्रह है। इसलिए कि बहुत सारी बुक्स में कहीं कहीं मरकरी दे दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी बनती है, एक पोजीशन ऐसी बनती है जब रिवोल्यूशन होता है कि उसमें मरकरी नज़दीक होता है, लेकिन जनरली अगर ओवरऑल देखें तो वीनस सबसे नज़दीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या है, शुक्र, ठीक है। 2 प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट, 2 ऐसे ग्रह जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। देखिए सबके पास अपने अपने उपग्रह है, किसी के पास कम है, पृथ्वी के पास अपना एक है मून, लेकिन सबके पास अपने अपने हैं। लेकिन 2 ऐसे उपग्रह जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनके पास अपनी भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, उनमें से कौन से हैं, सैटर्न जुपिटर के पास है, मरकरी सैटर्न के पास, इनमें से मरकरी को निकाल दो, है वीनस मार्स के पास, इनमें से मार्स के पास मैंने बताए थे फोबोस और डेमोस है। अब बचे मरकरी और वीनस, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। बुध और शुक्र, इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट,
याद रखना, ठीक है ना, नो सैटेलाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम? सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध सबसे छोटा ग्रह है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, ये बिल्कुल। अब आता है मंगल सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब नेक्स्ट, मार्स इज द स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट, ये गलत है, ये गलत है। अब मैं बताऊंगा कैसे। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट, बिल्कुल ठीक। अब बात आती है सबसे धीमा चलने वाला है नेपच्यून, नेपच्यून यानी कि वरुण, जो वरुण ग्रह नेपच्यून जो है, नेपच्यून वो सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। कैसे? वो 165 ईयर्स में सूर्य के चारों ओर, 165 165 साल लेता है सूर्य के चारों ओर पूरा का पूरा रिवोल्यूशन लेने में। सबसे धीमा चलने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, याद रखना। इसलिए क्वेश्चन हमारा ये, इसका आंसर ये गलत हो जाता है, मतलब कि ये करेक्ट आंसर है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस, खगोलीय इकाई। इसमें पूछा है खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई, ये डिस्टेंस मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को, जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई कहा गया है। यहां पे ऑप्शन क्या क्या दिए? बिटवीन सन एंड मून नहीं, जुपिटर एंड सन नहीं, बिटवीन अर्थ एंड मून नहीं, तो अर्थ एंड सन। देख कितनी होती है ये डिस्टेंस, कितना होता है डिस्टेंस, कितना होता है बिटवीन सन एंड अर्थ, कितना होता है ये होता है कितना? 149.598 इंटू 10⁶ किलोमीटर। याद रखना, 149.598, और वैसे इसे जनरली आम भाषा में लिख देते हैं कहीं कहीं 150 भी लिख देते हैं इंटू 10⁶ किलोमीटर। याद रखना, ठीक है ना, कहीं कहीं से ऐसे भी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर शेप, एक विशेष आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, एंड्रोमेडा, पहला ऑप्शन आता है एंड्रोमेडा। नहीं, एंड्रोमेडा क्या होता है? एंड्रोमेडा हमारी निकटतम गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के निकटतम गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, ठीक है ना, याद रखना एंड्रोमेडा, ये निकटतम गैलेक्सी। इसका मतलब ये तो है नहीं। अब आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो प्लैनेट्स का है, वहाँ पे तारों का तो है, तारे तो प्लैनेट के बाहर भी है, इसलिए वो भी नहीं है। अब आकाशगंगा, आकाशगंगा तो बहुत सारे तारों से मिलकर उसमें बहुत सारे, ये आकाशगंगा है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी है? ऐसी ऐसी है, स्पाइरल गैलेक्सी है हमारी, ठीक है ना, हमारी स्पाइरल वे में जो यहाँ से उभरी हुई है। इसमें जगह जगह कहीं तारे है, कहीं ये ओल्ड स्टार्स है, यहाँ पे ओल्ड सेंटर में ओल्ड स्टार होते हैं, सेंटर में ओल्ड सबसे पुराने तारे जो होते हैं, और जो इसके आर्म्स होती है ये आर्म्स है, यहाँ पे क्या होते हैं? यंग स्टार होते हैं। हमारा सन भी एक यंग स्टार है, ध्यान रखना, सन भी एक यंग स्टार है। जो हमारा सन है, जो सूर्य है, वो भी एक यंग स्टार है, इसलिए ये तो होते नहीं। अब बचे तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। जैसे आपने कितनी बार आकाश की तरफ देखा होगा, बहुत सारे तारे किसी एक पर्टिकुलर मैनर में लग रहे थे। जैसे कितनी बार हम देखते हैं, जब हम छोटे थे तो देखते थे ना, ऐसे सप्तऋषि बना हुआ कोई धनुष लेके इस तरह के शेप में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन, मतलब तारामंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।